नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें कि हमने ये वाला डायग्राम देखा था। आपको ये डायग्राम याद होगा, जिसमें कि हमने एक आयताकार कांच के स्लैब में प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है ये पढ़ा था। ठीक है, अब इससे देखते हैं आज आगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो कल की वीडियो में हमने ये देखा था कि जब प्रकाश की किरण यानी जो प्रकाश की रे यानी किरण होगी, वो किसी तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है, तो वह दूसरे माध्यम में क्या होता है कि अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है। ठीक है, यानी एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में, ये वाले डायग्राम से हमने देखा था, यहाँ से एक माध्यम से आई थी लाइट, उसके बाद क्या हो गया था, ये थोड़ा सा एक दिशा की ओर मुड़ गई थी, उसके बाद फिर से दूसरी दिशा में मुड़ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को बोल रहा है कि हमने ये चीज़ तो हमने देख ली है कि ऐसा होता है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो समीकरण में हमने देखा था 10.4 में। ठीक है, आपको मैं दोबारा से उसको दिखा देता हूँ। ये साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू स्थिरांक होता है, ये हमने देखा था। इस वाले समीकरण की बात हो रही है, और जहाँ पे हमने कि ये दो रूल भी देखे थे अपवर्तनांक के। ठीक है, अब इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो आज ये वाला डायग्राम हमने मेनली देखना है। तो इस डायग्राम के अनुसार क्या है कि एक प्रकाश की किरण पर अगर हम देखें तो जो कि एक माध्यम, ठीक है, एक माध्यम से आई है, और इसके बाद क्या हुआ, ये दूसरे माध्यम में जब गई तो यहाँ पे आप देखो कि हल्का सा क्या हो गया है, हल्का सा रे मुड़ गई है, कहाँ की ओर, एन डैश की ओर। ठीक है, माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश कर रही है, तो हमने ये देखा कि प्रकाश की जो चाल है वो माध्यम एक में v1 और माध्यम दो में v2 है। तो माध्यम दो जो है हमारा, यानी ये वाला माध्यम, ठीक है, कांच में माध्यम दो जो होगा, उसका जो माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम एक में प्रकाश की जो चाल होगी तथा माध्यम दो में प्रकाश की जो चाल होगी, इन दोनों का जो अनुपात होगा उसको व्यक्त करता है। यानी यहाँ पे जो प्रकाश की चाल है और यहाँ कांच के अंदर आके जो प्रकाश की चाल है, इन दोनों को जो व्यक्त करेगा वो हमने देखा v1 और v2 से। ठीक है, और इसको हम संकेत n21 इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें तो ये हमारा जो समीकरण होगा वो होगा n21 इक्वल टू माध्यम एक में जो प्रकाश की चाल होगी अपॉन माध्यम टू में जो प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होगा, यानी v1 अपॉन v2 जो होगा, वही हमारा क्या होगा, n21। ठीक है, और इसी तर्क में माध्यम एक तथा माध्यम दो के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो n12 से जो हमने निरूपित किया था, उसको हम क्या करेंगे, n12 से ही क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। और इसे व्यक्त करने के लिए हम ये देखते हैं n12। ठीक है, ये था n21। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, वहाँ पे 21 हो रहा है, वहाँ पे 12 हो रहा है। तो जब माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक देखेंगे तो उसको 1 2 से दिखाएंगे, यानी 1 और 2। ठीक है, और जब माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष, तो वो क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1 2 n12 इक्वल टू माध्यम दो में जो प्रकाश की चाल होगी अपॉन माध्यम एक में जो प्रकाश की चाल होगी, यानी v2 अपॉन v1, इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। यदि माध्यम वन में जो हमारा माध्यम वन, यहाँ पे डायग्राम से देखो आप, जो माध्यम वन है ये क्या है, एक निर्वात यानी वायु है। ठीक है, माध्यम वन क्या है, निर्वात है। कल वाली उसमें भी देखा था हमने, माध्यम वन क्या था, निर्वात था। और माध्यम दो का जो अपवर्तनांक है निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, किसका, माध्यम का। ठीक है, यह केवल n2 से निरूपित किया जाता है यदि वायु में प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा माध्यम है उसमें क्या है, प्रकाश की चाल v है, और जो पहला माध्यम है वहाँ पे प्रकाश की चाल c है। तब माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, nm। ठीक है, nm होगा, और इसको जो हम फॉर्मूले से व्यक्त करेंगे वो करेंगे वायु में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु में यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, यानी c अपॉन v से,
ये इसका फॉर्मूला आप याद रखना, ये अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे हमको एक सब काम आएंगे। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है, यानी जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और सारणी में हमने अभी दिखाता हूँ आपको 10.3 वाली सारणी, इसमें अनेक माध्यमों के अपवर्तनांक दिए गए हैं। अब अपवर्तनांक दिए गए हैं मतलब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो उनकी जो चाल होती है और जो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो निकाल के हमको दे रखा है। सारणी में आपको ज्ञात होगा कि जल का अपवर्तनांक क्या है, 1.33 है। अब जिसका भी अपवर्तनांक होगा ना वो नीचे आ जाएगा, जैसे कि एन डब्ल्यू, एन तो रहेगा ही, और डब्ल्यू जैसे पानी का बोला तो डब्ल्यू, और यहाँ पे हमने क्या बोला था, माध्यम यानी एम। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा, ये चेंज होगा। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का जो वेग तथा जो वायु में प्रकाश का वेग होगा तथा जल में जो प्रकाश का वेग होगा उसका अनुपात क्या होता है, 1.33 इसका क्या होता है, एक रेशियो होता है। इसी प्रकार क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है एन जी से उसको दिखाते हैं, ये होता है 1.52 होता है। ऐसे आंकड़े अनेक स्थानों पर क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं तथा आपको इनके आंकड़ों को क्या करना चाहिए, कंटेक्स्ट याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिए होते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसका अपवर्तनांक कितना है। अब ये वाला डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं। ये है कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों की निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो सबसे पहले अगर हम देखें वायु का, तो वायु का कितना है, 1.003, कितना है 1.0003, और बर्फ का है 1.31, जल का है 1.33, अल्कोहल का है 1.36 और केरोसिन का है 1.44। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक जल का है और एक वायु का है, दो यहाँ पे अभी तक इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम देखें बेंजिंग वाला भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये कितना है 1.50 है, और क्राउन कांच का 1.52, कितना है 1.52। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो वो है हमारा हीरा, डायमंड। ठीक है, तो डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है 2.42, इसका रेशियो क्या हो गया 2.42 हो गया। ठीक है, और रेशियो की बात करें तो इसको हम बट्टे 100 कर लेंगे तो यहाँ पे इसका रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इससे कुछ आगे। तो जो गोलीय लेंसों का अपवर्तन होता है वो किस प्रकार होता है, अब हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, ठीक है, गोलीय लेंसों के द्वारा। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ, यानी दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई अगर पारदर्शी माध्यम हमको मिल जाए जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, तो उसको क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अभी तक हम दर्पण पर पढ़ रहे थे, अब यहाँ से शुरू होती है लेंस की कहानी। ठीक है, तो ये क्या होगा कि पारदर्शी माध्यम यानी लेंस के हम इधर भी जा सकते हैं और उधर भी जा सकते हैं प्रकाश को लेकर। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ क्या होगा, गोलीय होगा। अब एक पृष्ठ इसका क्या होगा, गोलीय होगा। ऐसे लेंसों में दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है। अगर एक पृष्ठ गोलीय है तो दूसरा पृष्ठ उसका कैसा होगा, समतल होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो हमको इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल है ये है हमारा उत्तल लेंस। तो ये तो पूरा ही एक हिसाब से ये समझ लो आप गोल है, लेकिन इसका ये वाला पृष्ठ देखो क्या है, यहाँ पे ये समतल है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर ये डायग्राम अभी हम फिर से देखेंगे। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं। इसे केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं, यानी द्विउत्तल लेंस और उत्तल लेंस इक्वल टू बराबर, दोनों चीज़ें क्या होती हैं हमारी, बराबर होती हैं। यह किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, ज़्यादा मोटा होता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को, चित्र देखो आप यहाँ पे 10.12 का ए, ये है हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, और ये यहाँ पे इतने तीर क्या जा रहे हैं, ये तीर कुछ नहीं जा रहे हैं, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट, यानी लाइट जहाँ से भी आएगी रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो रही है, ये देखो। ठीक है, रिफ्लेक्ट F2 पे ही होगी। ठीक है, अगर अनंत से आ रही है तो रिफ्लेक्ट F2 पे ही होगी। ठीक है, और भी इसके बारे में अभी हम और भी चीज़ें देखेंगे, वो तभी थोड़ा देर में देखते हैं। तो ये हमने देख लिया, वहाँ पे दर्शाए गए अनुसार क्या करता है, ये अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंसों को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब उत्तल लेंसों का हमने 3 नाम पढ़ लिए, एक द्विउत्तल, एक उत्तल और एक अभिसारी। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे उत्तल लेंस ना दे के अभिसारी लेंस लगा रखा है किसी भी चीज़ पे, ऐसा। ठीक है, ऐसा हमको दे देता है क्वेश्चन में।
इसी प्रकार द्विअवतल लेंस, द्विअवतल का दूसरा नाम हमने पढ़ रखा है क्या, अवतल, ठीक है। द्विअवतल लेंस के अंदर दो वक्रित गोलीय पृष्ठों से क्या होता है, ये घिरा होता है। यह बीच की अपेक्षा किनारों से क्या होता है, मोटा होता है। किनारों पे क्या होगा, मोटा होगा, अभी हमने देखा भी डायग्राम में, ठीक है। ये किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है, और बीच में कैसा होता है, पतला होता है। ऐसे लेंस प्रकाश किरणों को चित्र 10.12 में, बी में यहाँ पे देखो आप, ये वाला डायग्राम, ये है अवतल लेंस, ठीक है। यहाँ पे अवतल लेंस क्या कर रहा है, अभिसारी कर रहा है। तो अवतल लेंस में क्या होता है कि जैसे किरण आई तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दूसरी दिशा में भटक जाएगी, ठीक है। अब बस एक ही स्थिति में आती है जब कि ये F1 से होके जाए और O बिंदु पे टकराए, तब ये क्या होगा, सीधे जाएगी, नहीं तो क्या होगा, कहीं और से आ रही है तो वो कहीं और को ही निकल जाएगी। और इस वाले लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस के भी तीन नाम हो गए, द्विअवतल, अवतल और अपसारी, ठीक है। तीन इसके भी नाम हो गए। द्विअवतल लेंस प्रायः अवतल लेंस भी कहलाता है, ये भी हमने देख लिया। तो आज की जर्नी करते हैं यहीं पे समाप्त, और अगला पार्ट भी रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक, पतले लेंस, ये सब क्या क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। यहाँ पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।